चलिए ध्यान दो। चलिए पीडीएफ तो आज नहीं ला पाए, पीडीएफ सब बना हुआ था, आपका छूट गया, पीडीएफ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। आज हम लोग जस्ट सुन लेंगे और फिर अगले दिन पीडीएफ से फिर हम लोग फिर उसमें वर्क कर लेंगे। देखिए हम लोग आज नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और लेसन नंबर 3 होगा। ये है नाथसीवाद और हिटलर। नाथसीवाद और हिटलर, ध्यान देंगे। किसी में भी वाद लगेगा तो आपको पहले भी बताया है कि उस पर ज्यादा बल दिया जाए। ये नाथसीवाद का मतलब है हिटलर की पार्टी थी नाजी दल, और नाजी दल का जो थ्योरी होगा, जो उनके सिद्धांत होंगे, जो बातें वो कहना चाहेंगे, उसी बात को हम लोग नाथसीवाद के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोगों के लिए ये लेसन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हिटलर, और हिटलर की बात हम लोग पूरा इसमें समझेंगे, सुनेंगे पूरे आराम से। तीसरा लेसन आपका कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा अच्छा लेसन है, इसमें बढ़िया से सीखना और समझना है। हम प्रयास करेंगे कि हर बच्चे को खूब अच्छा से समझ में आए इसमें। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक विश्व के पूरे सिस्टम को हम देखें तो ये विश्व है। क्योंकि पहले जब तक मानचित्र आप नहीं देखे रहोगे तब तक बातें कुछ समझ में आएगी नहीं। मैपिंग इसलिए रखते हैं कि सब बनाने में आपका जो समय लगता है ना, पीडीएफ रहने से हमारा सब बच जाता है, ज्यादा लंबा चल पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो कंडीशन है, अब हम लोग धीरे धीरे इस बातों को समझेंगे। देखिए इसमें हमने एक विश्व का मानचित्र बनाया, और विश्व के मानचित्र में हम लोगों को अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो सीखना और समझना है। देखिए एक किताब एनसीईआरटी शुरू कहां से किया उसकी बात समझो। ये हिटलर वाला बात में एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसने बड़ा अच्छा एक प्यारा बात लिखा, हेलमुट की बात। हेलमुट एक 11 साल का बच्चा है। अब कहानी का प्रसंग देखिए कैसे सिनेमा को उसने शुरू किया स्टेशन। उसने लिखा कि हेलमुट 11 साल का बच्चा है और बड़ा ध्यान से सुन रहा है कि हमारे माता पिताजी क्या बात कर रहे हैं। उसके मम्मी और पापा बात कर रहे थे, जिसमें पिताजी ध्यान इसीलिए दे रहा था कि पिताजी देखे कि हेलमुट नहीं है, बेटा हमारा नहीं है, तो इसीलिए वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि हम अपने मर जाए कि दोनों मरे, कि सबको मार देना ठीक रहेगा। हेलमुट को भी मार दे, सब मार दे, कि अपने मरे, ये हम नहीं समझ पा रहे, और बड़ा परेशान। अब हेलमुट तो ये बात सुना तो और ज्यादा ध्यान दे रहा है कि मारने वाली बात कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि सबको मार दें, वो हेलमुट को भी मार दें, तो बड़ा भाई दुखद बात है। ये 1945 की सीन है। तो आप अगर इस लेसन में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है हेलमुट 11 साल का बच्चा है और 1945 में अपने पिता की बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा है, जिसमें पिता उसके ये कह रहे हैं कि स्वयं आत्महत्या कर लें कि सबको मिल के सबको सामूहिक हत्या करें, हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, करें तो क्या करें। अब हेलमुट बेचारा परेशान हो गया कि हमको कहे मार रहे हैं भाई, क्या बात है, वो 11 साल का लड़का तो जानेगा नहीं। अब कहानी का प्रसंग ये रहता है कि हेलमुट के जो पिता है वो नाजीवादी के सदस्य हैं और अच्छे सिपाही थे, और नाजीवादी का मतलब हो गया हिटलर। वो हिटलर के बड़े अच्छे सहयोगी रहे हैं, और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक तबाही मचा दिया था। और यही जो देख रहे हो रूस की बात आप पिछले क्लास में पढ़े थे, रूस मजबूत हो चुका है। रूस के ही बगल में देश है, इसका नाम क्या है, जर्मनी। जर्मनी के बगल में जो देश है यह है फ्रांस, और इसके नीचे एक देश है ऑस्ट्रिया। तो हम लोग ये देखे कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, आप लोग याद है। इस द्वितीय विश्व युद्ध की अभी बात चल रही है, चूंकि 45 की बात है, अभी कहानी पहले द्वितीय का सुनो। अब 45 में हिटलर इतना ज्यादा फॉर्म में था कि लाखों लोगों को इसने मार दिया। यहां तक कि वो खाली देखता था कि जर्मन में जो अपंग हो गया, एगो हाथ खत्म हो गया, एगो पैर खत्म हो गया, उसको भी मार देता था कि सब देश के बोझा है, कुछ करेगा नहीं, झूठ मूठ के खर्चा कराएगा, खत्म करो ये सब। तो देखिए हिटलर इतना क्रूर था कि वो अपंग भी, कोई अगर लड़ाई चल रही है और किसी का दोनों पैर खत्म हो गया तो वो आता था हॉस्पिटल में तो कहता था मार दो इसको, बच के भी क्या करेगा, ये देश के लिए बोझ है, खाली गिनती होगा और भाग लगेगा, खाली सब चीज कमी करे, देश में इससे नुकसान होना।
यहूदी पर तो इतना ज्यादा गुस्सा में था कि 60 लाख यहूदी को मारने के लिए गैस चेंबर से मारता था। एक बार हॉल में घुसा दो, जितना हटे और जहरीला गैस फेंको कि सब मर जाए। एक एक करके गोली कितना मारेगा। इतनी क्रूरता से मारा कि उसका कोई हिसाब नहीं। और हिटलर के जो भी लोग थे 1945 में धीरे धीरे सोवियत संघ की सेना जर्मन में घुसने लगी। और जर्मन में जब घुसने लगी तो अब सेना रूस का अब हिटलर के आदमी को पकड़ पकड़ के वो भी वैसे ही मारना शुरू की। किसी का एकदम हाथ कबाड़ रहा है, नाखून कबाड़ रहा है, बताओ कहाँ है, ये कहाँ है, हिटलर कहाँ है। क्रूरता से अब इसकी सेनाएं सब व्यवहार कर रही। हिटलर भी जब अंतिम में देख लिया कि चारों तरफ से रूसी सेना हमको घेर लिया है, तो वो स्वयं जो है आत्महत्या कर लिया। हिटलर भी मर गया। हिटलर का मेन प्रचारक जो था उसका नाम था गोबल्स। ये जो गोबल्स जो है देख रहे हो, एक गोबल्स हिटलर का मेन मंत्री है, प्रचारक। यही मंत्री है गोबल्स जिसका नाम आप सुने हो कि झूठ को इतना बार बोलो कि अगला को सच लगने लगे। ये हिटलर का प्रचार मंत्री थे। हिटलर का यही सिस्टम रहता था, कोई चीज को इतना ज्यादा दिखाओ कि वो सच न लगने लगे। तो ये गोबल्स जो देख रहे हो, इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग। और गोबल्स भी जब देखा कि रूस की सेनाएं घेर रही है, तो गोबल्स भी अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। हिटलर भी कुछ ही दिन पहले एक शादी किया था, उस पत्नी को साइनाइड दे दिया और अपने भी गोली मार ली। हिटलर भी मर चुका। यही इसीलिए मर गया क्योंकि वो जान रहा था कि हम पकड़ाएंगे तो सोवियत सेना हमको क्या करेगी। चारों तरफ से सोवियत सेना से हम घिर चुके हैं, तो इसीलिए अच्छा है अपने से ही मर जाना। और सारे लोग जो हिटलर से संबंधित थे वो आत्महत्या कर ले रहे थे, सामूहिक हत्या कर रहे थे कि सब परिवारें हम खत्म हो जाए, किसी को कष्ट नहीं हो। और नहीं तो हम लोग इतना आराम किए हैं, कष्ट हो। उसी सेना का एक व्यक्ति हिटलर के मरने के बाद, गोबल्स के मरने के बाद, जब सोवियत संघ की सेनाएं हिटलर के व्यक्तियों को पकड़ रही है, उसको यातनाएं दे रही है, तो उसी में से हेलमुट के एक पिता है जो घर में चर्चा कर रहा है। अब तो ये कहानी समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कहानी यही है कि अब उस समय सोवियत सेना खोजे चल रही है कौन कौन उसके नाजी दल का मेन कमांडर था, उसको ठीक कर देंगे। और वही कमांडर में जब हेलमुट के पिता है, तो अब वो पिता एकदम घर में बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए। हेलमुट बेचारा परेशान है। और वो अगले दिन सुन चुका है कि पत्नी को बोले हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो बेटा को भी मार देना और तुम भी मर जाना, कम से कम शांति रहेगा। और नहीं तो कोई सेना कह देगा पकड़ाने के बाद कि था तो तुम लोग को तंग करेगा। और अगले ही दिन हेलमुट को मालूम चला कि हमारे पिता कार्यालय गए और आत्महत्या कर ली। अब माता के पास भी आ रहा है तो डर रहा कि बोल के मरे हैं कि हम तो मरेंगे ही, इसको मार के तुम मरना, अब ऐसा ना हो कि हमको ही मार दे। तो इस कहानी के डरावने सीन से एनसीईआरटी हिटलर की कहानी को शुरू करता है। यानी अब आप घर में पहला पेज पढ़ोगे तो ये हेलमुट की बात तो बड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। तो ये प्रसंग अब ये बीच का सीन है। अब यहां से मेन सिनेमा अब धीरे धीरे शुरू होता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब कहानी के प्रसंग की ओर हम चलते हैं। तो प्रसंग क्या है, अब जरा ध्यान आपका अच्छा से चाहेंगे। जब तक कोई बच्चे प्रथम विश्व युद्ध नहीं समझेगा तब तक वो हिटलर को नहीं समझेगा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप विश्व के सबसे अमीर देशों में से एक था। इसके सभी देश ये लोग कर्ज देते थे। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपको मालूम है कि इस समय ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को सर्बिया के, आपको याद है कि इसके द्वारा हत्या कर दिया गया 28 जून 1914। याद है सबको? एक महीने के टाइम मिला, जब टाइम पर वो नहीं कुछ किया तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस लड़ाई में जर्मन का सबसे शत्रु कौन है? फ्रांस। जैसे भारत पाकिस्तान पड़ोसी है, लेकिन एकदम हमेशा रहता है कब भारत पाकिस्तान को मार दे, अब कब वो लगता है इधर मारे हम। उसी तरह का ये दोनों का हाल। और जर्मनी फ्रांस पर हमला कर दिया कि मेरे साथी के खिलाफ कुछ नहीं बोलो। अंततः आपको ये भी याद है कि धीरे धीरे जब ये पेरिस से कुछ दूर दूर रहा तो रूस हमला की और जर्मन कहा कि ठहरो, हम अब इससे बाद में पहले तुम ही से निपट लेते। और इसी में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा गया। ये तीनों दोस्त राष्ट्र। कभी भी मित्र राष्ट्र बोलेगा तो समझना कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ये तीनों मित्र राष्ट्र।
और जो लड़ाई को चला रहे थे वो धूरी राष्ट्र, और इस धूरी राष्ट्र में जर्मन, ऑस्ट्रिया, ये सब धूरी राष्ट्र यही मेन लड़ाई चलवा रहे थे। तो अब कभी भी मित्र राष्ट्र की बात बोलेगा तो ये हो गया फ्रांस, ये बोलो इंग्लैंड, और ये कौन है? रूस। ये तीनों मित्र राष्ट्र। अब जब रूस पर हमला हुआ तो आपको याद है रूस 1 साल में 1 लाख सेना गंवा दिया, लेकिन अच्छी बात यह हुआ कि 17 आते आते यहाँ एक क्रांति हो गई, और क्रांति के बाद रूस ने कहा कि हम प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं, और ये प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए। और जब यह प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया तो इससे सबसे खुश कौन है? जर्मनी। और जर्मनी को लग रहा है कि चलिए बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि अब फ्रांस को भी ठीक करेंगे, इंग्लैंड को भी ठीक करेंगे। अब तो ठीक इसी को ना करना है, और इसीलिए अभी तय था कि फ्रांस और इंग्लैंड जीतेगा कि हारेगा? हारेगा, क्योंकि जर्मन मजबूत है। जर्मन बड़ा मजबूत देश था, ताकतवर देश था, काफी सेना की बहाली की। इसी समय यहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में डायरेक्ट किसी ओर से शामिल नहीं था, लेकिन इसकी सहानुभूति थी कि इंग्लैंड फ्रांस जीते। कैसे कई गांव में है या तुम ही लोग में है, डायरेक्ट किसी पार्टी के साथ नहीं घूमते हो, लेकिन अंदर अंदर सोचते हो कि ये हेड बन जाता था अच्छा था। हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता कि भाई डायरेक्ट कहिएगा घूमे तो वो हम नहीं, कहिएगा होटल में साथे खाओ तो वो नहीं, लेकिन अंदर अंदर हाँ तो ठीक है, कोई ना कोई तो हम किसी को रखेंगे। उसी तरीके से अमेरिका की सहानुभूति इंग्लैंड फ्रांस के साथ थी, और जब अमेरिका देखा कि रूस अलग हो गया तो इसको चिंता हो गई कि अब क्या, ये तो फ्रांस इंग्लैंड को कुछ समझेगा नहीं। तो इसीलिए अमेरिका कहा कि घबराओ नहीं, उधार बाकी ही सही, लेकिन हम तुमको एकदम लेटेस्ट हथियार देते हैं, लड़ाई के बाद इसका पैसा दे देना। और आधुनिक हथियार देना शुरू कर दिया। अब जर्मन की सेना जब लड़े, इसके सेना को मारे तो देखे मेड इन अमेरिका लिखा हुआ गोली मिले, पिस्तौल मिले, तो समझ गया जर्मन की वो ये शामिल है। तो इसने अपने पनडुब्बी को, जो पानी के अंदर रहे, वो यही कहा कि इससे कुछ भी यहां आएगा तो जहाज से ही आएगा, तो जिस जहाज पर अमेरिका लिखल है उसको डुबा दो। और अब जर्मन पनडुब्बी इतना बदमाशी करने लगे कि अब एक लुसितानिया जहाज पर पब्लिक सवार थे अमेरिकी, उसको भी ले जाके डुबा दिया। अब बताओ अमेरिका, अब तुम ही बताओ, भारत के कोई नागरिक सवार हो और उसको कोई देश डुबा दे तो भारतीय गुस्सा में आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए रूस अलग हुआ, और इसका जब पनडुब्बी डूबा तो अमेरिका कहा कि अब हम डायरेक्ट शामिल, अब सीधा सीधा ये भी इंग्लैंड फ्रांस की ओर से शामिल हो गया। और जब इस शामिल हो गया तो युद्ध का पासा पलटने लगा। अब यहाँ का हेड था विलियम कैसर, ये धीरे धीरे अब हार रहा है, ऑस्ट्रिया हार चुका है, तुर्की यहाँ पे था खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे जर्मनी पूरे इन लोगों के जब प्रभाव में आया तो 11 नवंबर 1918 यही जर्मनी हाथ उठा दिया। इसका राष्ट्राध्यक्ष विलियम कैसर भाग गए, और यही 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध बंद हुआ। 4 साल से ज्यादा लड़ाई चला। सभी इस सोच के शामिल हुए थे कि 1-2 महीना में फरिया देंगे, और 4.5 साल तक लड़ाई चली। सब कर्ज में डूब गए, अब हालत सबकी खराब हो चुकी। अब जर्मनी बेचारा हार गया है। तो जर्मनी में किया गया, वहीं के एक जगह थे जिसका नाम था वाइमर। वाइमर में एक बैठक बुलाई गई। अब देखो प्रसंग कहानी का खूब बढ़िया से समझना, नहीं तो प्रसंग ही नहीं समझोगे तो हिटलर में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अब पहले प्रसंग को समझिए। अब वाइमर में एक बैठक बुलाई गई जर्मन में कि इधर आओ, तुम लोग एक संधि करेंगे, दस्तखत करो। दस्तखत कौन करेगा? प्रधानमंत्री भागा हुआ, तो हुआ कि नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो जर्मन के जो संसद थे उसको राइखस्टैग कहते थे। देखो ये सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ड्यूमा कहाँ के संसद? रूस का। राइखस्टैग तो जर्मनी का संसद है, ध्यान रखना है। जर्मन संसद कौन है? राइखस्टैग। अब राइखस्टैग में कौन चुने जाएंगे, इसके लिए बाइमर में एक मीटिंग हुआ। बाइमर एक शहर है जर्मनी का, और यहीं पे बाइमर गणतंत्र बनता है। मतलब यहाँ पे एक मीटिंग में संविधान पारित हुआ, राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया कि जो भी वयस्क लोग हैं, महिला पुरुष सब वोटिंग देंगे, और राइखस्टैग जो जर्मन संसद है उसमें सदस्य बनेंगे।
मंत्री बनेंगे और उसी में एक हेड होंगे जिनको चांसलर कहा जाएगा। जर्मन में प्रधानमंत्री नहीं होते, चांसलर होते। चांसलर माने प्रधानमंत्री, और एक राष्ट्रपति जो हेड है वो रहेंगे। देखो, राष्ट्रपति भी रहेंगे और चांसलर भी रहेंगे। लेकिन अब 11 नवंबर 1918 के बाद अब 1920 में फ्रांस के पेरिस में सब जीता हुआ लोग बैठक किया और बैठक में कहा अमेरिका कि किसके कारण लड़ाई हुआ, और जो शुरू किया है जितना मेरा खर्चा है हम उसी से लेंगे, क्योंकि शुरू तो वही किया है, नहीं तो लड़ाई में तो हम आते नहीं। अब बताओ, फ्रांस में बैठक हो रही है तो दोषी कौन? जर्मनी। अरे जो दुश्मन रहेगा उसी का। पाकिस्तान में बैठक होगी तो दोषी कौन? भारत। भारत में बैठक होगी तो दोषी कौन? पाकिस्तान। वो तो ऑटोमेटिक है। भारत कहेगा कोई उसका आया था, ये बदमाशी किया था इसीलिए हो गया। और यही चीज है, फ्रांस ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में जिसको जो नुकसान है सब सिर्फ एक के कारण है, वो है जर्मनी। अब इन लोग जर्मनी के साथ एक संधि किए, वर्साय की संधि, और यही नवंबर में वाइमर गणतंत्र से जो राइखस्टैग में चुने थे, जबरदस्ती सबसे दस्तखत कराए, साइन करो। अब इनको लोग जिम्मेवार मानने लगे कि ये नवंबर वाले लोग हैं। नवंबर वाले लोग एक ऐसा दस्तखत किए कि वर्साय के संधि में कहा गया कि पूरे लड़ाई का खर्चा सब जर्मनी देगा, 6 करोड़ डॉलर का जुर्माना। ये उसके बाद इसके जितने पनडुब्बी थे, अमेरिका कहा कि सब फैक्ट्री सहित हम लेते जा रहे हैं। बहुत जहाज डुबाया है, वो पनडुब्बी सब ले लेंगे, फैक्ट्री ले लेंगे तो मेरा वसूल हो जाए, पैसा भी ले ली। फ्रांस कह रहा है कि जी मेरा खर्चा सब ले लिए आप, हमको भी तो खर्च है। तो अमेरिका कहा कि वर्साय की संधि से नोट करो, इसके बगल में क्षेत्र है राइनलैंड। ये राइनलैंड का क्षेत्र जो देख रहे हो, इसका जितना है निसैनिकीकरण करेंगे, कोई सेना नहीं रहेगा। जर्मन की सेना को 1 लाख तक सीमित करेंगे, खाली चोरी डकैती रोकेगा, बस लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेगी। बहुत कूदा। जर्मन के कई हिस्से को अलग कर दिया गया। जर्मन के जितने खान थे, फ्रांस को कहा गया कि लाओ संधि में लिख दो, 15 वर्ष तक तुम्हारा अधिकार है, ढो के वसूल करो। तुम तो बगल के पड़ोसी देश से यार ढो के वसूल करोगे, हम दूर के, हमको ले जाने दो सब चीज। अब देखो अमेरिका लेके चला गया, और इसके खान पर अब तुम ही सोच लो, भारत के कोयला के खान पर पाकिस्तान का अधिकार हो जाए, पाकिस्तान लिखा हुआ ट्रक में कोयला लद के जाए, क्यों? हम लोग हमला किए थे, उसके जुर्माना भर रहा है, तो रहने वाले लोगों के दिल पर क्या बीतेगी, तो अनुभव कर रहे हो। वही अनुभव जर्मनी के लोगों पर चल रहा था। फ्रांस के सभी खान पर 15 साल के लिए, सॉरी, जर्मन के खान पर 15 साल के लिए किसका कब्जा है? फ्रांस का कब्जा। जर्मन वासी की स्थिति खराब। यहां 1900, अब देख लीजिए, संधि हुआ 23 आते आते आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इतनी खराब कि जर्मन कहने लगा कि जी अब हुजूर पैसा भी नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो फ्रांस कहा कि कोई बात नहीं, नहीं दोगे तो तुम्हारे और कुछ कुछ अच्छा खान है, उस सब पर डायरेक्ट कब्जा करें। अब सोचिए कि अच्छे अच्छे सभी खान पर वो डायरेक्ट कब्जा कर लिया, पैसा क्यों नहीं दे रहा। यहां पैसा की स्थिति जब खराब हुई तो इसके चांसलर ने नया सिस्टम लाया कि नोट छापो, नोट छापो, नोट रहेगा तो सही। और नोट छापने से कितना बड़ा नुकसान होता है वो यहां समझ में आएगा। $1 पहले 8000 जर्मन के मार्का के बराबर था। जर्मन के नोट को हम लोग क्या कहते थे? मार्का। जर्मन का जो सिक्का था, नोट था, वो मार्का था। $1 में 8000 मार्का हो चुका था। स्थिति इसकी इतनी खराब थी। जैसे अभी $1 में मान लो भारत के 80 रुपया, तो इसके 8000 मार्का थे। देखते देखते साल भर में $1 में 16 करोड़ मार्का हो रहा था। 16 करोड़ मार्का जुटाओगे तो उधर से $1 मिलेगा। तो समझ ही रहो क्या स्थिति। 1929 आते आते 23 के बाद स्थिति यह रही कि बैलगाड़ी पर लोड होके रुपया जाता था तो उधर से एक ब्रेड मिलता था, पाव रोटी। एक ब्रेड के लिए बैलगाड़ी से रुपया जाता था।
क्यों? क्योंकि $1 का एक मान लो ब्रेड है तो $1 के लिए 16 करोड़ मार्का लेके चली, अब तब उधर से एगो ब्रेड मिलेगा। तो समझ ही रहते होगे वो पाव रोटी कितना बड़ा, माने इतना छोटा कि बस पेट भी ना भर। ये स्थिति है कि जर्मन में अब स्थिति बड़ा खराब। ये लोग अभी खुश ही थे कि तब तक 1929 में बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिका ही सबको कर्ज दे रखा था। अमेरिका का जो मेन शेयर बाजार था, सबसे बड़ा शेयर बाजार था, वो था वॉल स्ट्रीट। अमेरिकी शेयर बाजार का नाम क्या था? वॉल स्ट्रीट। और अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट जो देख रहे हो, अचानक 1929 में ध्वस्त हो गया। यानी अमेरिकी शेयर बाजार अचानक गिर गया और इसके कारण अमेरिका ही संकट में आ गया। अब अमेरिका जितना के कर्ज दिया था, कहा कि कर्जा लाओ जल्दी जल्दी, फ्रांस से, इधर से। अमेरिका बीच में उपाय किया था कि जर्मन को कुछ सुधारेंगे, लेकिन जब अपने ही गिर गया तो क्या सुधारेंगे? पूरे विश्व में ऐसा मंदी अभी तक नहीं आया था, इसीलिए 29 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया। मुद्रा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इतनी स्थिति खराब रही कि जर्मन का कल्पना इसी से कर लो कि व्यक्ति पूरे मार्का एक तराजू पर रखते थे तो दूसरे तराजू पर तौल के लकड़ी मिलती थी, नोट के वजन के बराबर लकड़ी, और तब उससे खाना बनेगा। लोगों ने तो बाद में नया रास्ता निकाला कि जितना नोट उतने किलो लकड़ी, तो क्या जरूरत है तराजू पर नोट रखने का, नोटे से खाना बनाओ। और जर्मन में सोच लो इन्फ्लेशन का स्तर ऐसा चला गया कि नोट से खाना बन रहा है, तो समझ ही रहे होगे चाय का कीमत क्या होगा और चावल का कीमत क्या होगा। अब 1 लाख रुपया जलाए हैं तो 1 प्लेट चावल तैयार हुआ है, तो 1 प्लेट चावल तो उससे कीमत का ही होगा। वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ गई कि आपको हमने बताया कि जर्मनी का एक दुख दर्द समझ लो, इसी से समझ में आएगा कि क्या स्थिति होगी। एक बेचारी बुढ़िया एक पूरे टोकरी में मार्का लेके बाजार जा रही थी, पूरे टोकरी सिक्का थे, मार्का थे, जर्मन के पैसा थे। रास्ते में उसे डकैत मिल गया और डकैत ने कहा, बुढ़िया कहां जा रही, क्या रखी हो? बाबू कुछ नहीं, खाली सिक्का रखो ही। बुढ़िया टोकरी रख दी और डकैत कहा निकलो, बुढ़िया चली गई। डकैत इंतजार किया और कोई आ गया, कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद डकैत टोकरी के पास गया और देखा कि पूरे टोकरी पैसा है, और वो वहां पे डकैत उस टोकरी को उलट दिया, पैसा मार्का वहीं छोड़ दिया और टोकरी लेके भाग गया, क्योंकि टोकरी अच्छा था। इस लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्का की स्थिति क्या हो गई थी। बात समझो, इस कहानी से उस समय के मार्का की स्थिति आप समझ पा रहे होगे, कितना दुखदाई चल रहा है। सारे लोग त्राहिमाम में चल रहे हैं कि क्या होगा, हम लोग की स्थिति तो बड़ा खराब है। जर्मन की स्थिति इसी तरह की, इटली की स्थिति एकदम खराब, पूरे वर्ल्ड में स्थिति खराब है। जर्मन में तो इतने स्तर पे बेरोजगारी हो गई, अब जिसका फैक्ट्री था वो बेचारा अब इतना कीमत हो गया कि उतना पैसा नहीं, बंद कर दी। जितने बंद हो वस्तु का कीमत उतने बढ़े, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहे थे नौकरी से हटा दिया गया। सारे लोग जर्मन में बड़ा बड़ा प्लेट बांध बांध के घूम रहे थे कि कोई काम करने को हम तैयार हैं, और ये प्लेट लगा लगा के चल रहे थे कि कोई देख ले और कहे कोई काम करेगा तो इसको बुला के करवाए, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा था। अब सोच लो कि स्थिति कितना खराब है। इस स्थिति में अब सारे लोग सोच रहे हैं कैसे ठीक हो। सब एक हीरो की तलाश कर रहे हैं, नायक की तलाश कर रहे हैं, और वो नायक के रूप में इनको एक हीरो मिलता है जिसका नाम है हिटलर। अब हीरो का आगमन होता है। ये कहानी का एक प्रसंग था, तो अब तो कहानी का एक प्रसंग क्लियर हुआ सबका ना। अब यहां से हीरो की एंट्री, पहले हीरो के जन्म तिथि से चलते हैं और तब हम लोग आगे की बात करते हैं। सुने अब जरा ध्यान से, एडोल्फ हिटलर की कहानी अब सुनते हैं। हिटलर कोई बहुत बड़ा कुछ था नहीं, ये क्या है इसकी कहानी सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। अब ध्यान से सुनिए पहले ठीक से। हिटलर जो देख रहे हो, ये हिटलर एक्चुअली सब चीज जर्मन में किया, क्योंकि जर्मन में लोगों को एक हीरो की तलाश थी। लेकिन इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हिटलर जर्मनी में नहीं जन्म लेके ऑस्ट्रिया में जन्म ली, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी। अब हिटलर का जन्म कहां हुआ? ऑस्ट्रिया। और हीरो कहां बन गया? जर्मनी में। सोच लो कितना भयंकर बात।
और हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, मुझे इस बात की डर है कि जान के क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित में किसका जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष के बाद हुआ था? लिया इंडिया में, अब पटका ले जाके ऑस्ट्रिया में। आजकल का सेटर इतना खुराफात अब सोचने लगे, और इसमें जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं तब तो सही है, नहीं ध्यान देंगे तो बेचारे को चॉइस में राजा राम मोहन राय देगा और बैठ के वही सोचते रहेंगे कि लाओ किसको मार दे। तो आपको इससे 2 फायदा हुआ। एक तो हमने आपके दिमाग में दोनों चीज ठीक किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 4 साल के बाद हिटलर का जन्म है, यानी 1889 में हिटलर का जन्म है। 20 अप्रैल किस देश में जन्म है? ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रोना, और यही ब्रोना में जन्म था। इस बार के दरोगा में एक क्वेश्चन था। अब सुन लो, दरोगा में क्वेश्चन देखिए कहां से पूछ दी। अब एनसीईआरटी को जो लड़का एकदम खूब मिजाज से पढ़े हुए था, तब वो पाठ चला। दरोगा में क्वेश्चन अब लड़के पूछा हिटलर का जन्म कहां हुआ था, चॉइस में अभी दिए हुए था, तो सोचो जो ब्रोना तक नहीं पहुंचेगा, नहीं आंसर की। अब ध्यान से सुनेंगे तो ऑस्ट्रिया के ब्रोना में जन्म लिया। हिटलर एक गरीब परिवार से था, इसकी स्थिति बहुत खराब थी, कोई हिटलर अमीर लड़का नहीं। धीरे धीरे ये जब पढ़ने लिखने लगा तो एक बहुत अच्छा चित्रकार बना। हिटलर एक चित्रकार था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, और पेंटिंग बना के बेचता था, और वही पेंटिंग के बिके हुए पैसे से इसके जीवन यापन चल रहे थे। अब देखिए कि जीवन का टर्निंग क्या है, समझ लो। जीवन का टर्निंग यही है कि एक चित्रकार है और हीरो बनने जा रहा है, उसकी कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो अपने चित्र बेच करके और बस सब चीज अपना भरण पोषण परिवार का कर रहा है। और हिटलर अब धीरे धीरे जब 1914 आया तो 14 साल इधर हो गया और 11 साल इधर हो गया, तो 14 और 11 जोड़ दोगे तो क्या साल? 25 साल। ये 25 साल का एकदम जवान लड़का है, और 25 साल की उम्र में जब एकदम जवान है तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 14 में शुरू हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो हिटलर के पेंटिंग बिकना बंद हो गया। अब 20 युद्ध में कौन पेंटिंग खरीदता है? अब विश्व युद्ध, लड़ाई शुरू हो जाएगा भारत और किसी देश के बीच में, तो उस समय कोई अपने घर में काम लगाएगा? डेली अखबार में देखेगा कितना मरा, कहाँ क्या हो रहा है। कोई मिस्त्री आएगा कि मालिक दूसरा तल्ला, अभी सब रहने दो, अभी क्या होगा ठिकाना नहीं। इसीलिए इसके पेंटिंग बिकना बंद। अब इसके पास ऑप्शन रहा कि पेंटिंग तो बिक नहीं रहा, सबसे ज्यादा नौकरी का उस समय निकल रहा था जर्मनी में, सेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो ये रूस तक में सब लड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा सेना की बहाली है कहां? जर्मनी में। तो उस समय अब यही हिटलर सेना के रूप में एक पद पे, छोटा पद की चिट्ठी पहुंचाओ, खबर पहुंचाओ, कोई बड़का वीआईपी नहीं, उसी पद पर इसको बहाल कर दिया जर्मनी। हिटलर ज्वाइन कर लिया, और हिटलर ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग इसकी हो गई। अब ज्वाइनिंग होने के बाद अब हिटलर वहां बड़ा बढ़िया से काम ईमानदारी से कर रहा। धीरे धीरे सेना कम पड़ रहे हैं तो इसको हथियार भी दिए जा रहे, हथियार से इतना बढ़िया निशाना उसाना लगा दे रहा है कि धीरे धीरे इसको प्रमोशन हो रहा है। और इतनी बढ़िया से ही लड़ाई लड़ रहा है कि बीच में तो इसको रूस के तरफ इतना बढ़िया लड़ा कि इसको आयरन क्रॉस अवार्ड मिला, जो उस समय का सेना के लिए बड़ा अवार्ड था। अब आयरन क्रॉस अवार्ड से थोड़ा हिटलर पॉपुलर हुआ कि ना, एक ऑस्ट्रिया से आया है लेकिन सेना में बड़ा बढ़िया काम कर। हिटलर एकदम फॉर्म में है, 17 आते आते 1918 आते आते एकदम फॉर्म में। लेकिन अंतिम में 1918 में ज्यादा फॉर्म में रहने के कारण हिटलर को गोली लग गई लड़ाई में। अब एक बार आयरन क्रॉस मिल गया तो आदमी समझ रहा है वो कहीं क्रॉस कर जाएगा, ये अब क्या है, हम कहीं क्रॉस करेंगे। तो हिटलर घायल हो गए। अब गोली लगने के बाद 18 में हॉस्पिटल में, और जिस समय हॉस्पिटल में है इसके अंदर है कि कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे, सब सही करेंगे। उसी बीच इसको धीरे धीरे खबर मिलती है हॉस्पिटल में कि पूरे सोवियत सेना आ गई, हिटलर मारा गया, गोबल्स मारा गया, पूरे सब लोग को तबाह किए हुए हैं। जब हॉस्पिटल में ही घायल है तो इसको मालूम चला कि जर्मन के साथ वर्साय की संधि हुई, पूरे खान पर इस सब पर अधिकार किया गया, सेना को भंग किया गया,
हॉस्पिटल में ही उस दुख से ज्यादा इस दुख से तबाह परेशान है कि बहुत अन्याय हुआ है हमारे जर्मन के साथ। और कौन किया है सब? तो वो करने वाले वही थे जो अभी हम लोग देखे कि राइखस्टैग के सदस्य के लिए बैठक कहां हो रही थी? बाइमर में। हिटलर कहा ये सब बाइमर गणतंत्र का किया धरा है, और बाइमर में यहूदी लोग बहुत ज्यादा थे और वही लोग सब दस्तखत साइन कर रहे थे। कहा ये सब वही लोग भट्ठा बैठा रहा। देखो धीरे धीरे एक नफरत बोना शुरू कर। अब हिटलर धीरे धीरे जब सही हुआ, इधर जर्मन की स्थिति खराब हुई, तो हिटलर बाहर निकलने के बाद एक पार्टी थी जर्मन वर्क्स पार्टी। इसी जर्मन वर्क्स पार्टी का 18 के बाद सदस्य बना कि अब हम राजनीति में रहेंगे, देश को हम सुधारेंगे। और जर्मन वर्क्स पार्टी जब सदस्य बना, दूसरे की पार्टी थी, धीरे धीरे इस पार्टी को ही अपने कब्जा में ले ली और इस पार्टी को अपना कब्जा में लेके इसका नाम बदल दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। इसी पार्टी को शॉर्ट में नाजी पार्टी कहते हैं और इसी नाजी पार्टी के सिद्धांत को नाजीवाद कहते हैं। इसी का दूसरा नाम नात्सीवाद है, जो हम लोग आज के लेसन अब शुरू कर रहे हैं। देखो अब लेसन का स्टार्टिंग अब हुआ है, लेसन अब शुरू हुआ है। एक तरफ से नात्सीवाद और एक तरफ से हिटलर, अब दोनों पहुंच गए हैं और उन स्थितियों को हम लोग समझने के लायक हो गए कि करेगा क्या। इसने अब सिद्धांत दिया कि जर्मनी अभी भी हम ठीक कर देंगे। लोग तख्ती लगा के चल रहा है कि हम कोई काम करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम सब चीज सही करेंगे। और अपने पार्टी में सबसे ज्यादा बहाल किसको किया? उन्हीं लोग को जो सेना में थे, घायल थे, रिटायर थे। कहा तुमको भी सब सेना लोग इनमें हैं, तो सेना लोग इनके पार्टी में है, तो समझ ही रहे हो कि कोई नेता के गुण होगा उनमें? नहीं, वो लोग एकदम टाइट वाला है। कोई जनता कुछ कर रही है तो एकदम जबरदस्ती घुसा रहा है, पीट भी दे रहे हैं कि तुम लोग को समझ में नहीं आता कि कौन कल्याण करेगा। हिटलर यहां तक प्लान कर लिया कि सब मिलकर चलो बर्लिन पर चढ़ाई करेंगे, कब्जा कर लेंगे। और हिटलर बर्लिन पर चढ़ाई अपने ही देश में करने चल दिया कि एकदम हेड बन जाए, हम हेड बनेंगे तो सब सही हो जाएगा। क्योंकि नाजीवाद का सिद्धांत था एक देश एक नेता। लोकतंत्र कोई मूर्खों का शासन कहता है कि जिस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ जानता नहीं है, और उसको हम कहेंगे वोट दो बाबू और कौन हेड बनेगा, तो देश के क्या होगा? पढ़ा लिखा रहे, कुछ रहे तो एक बात समझ में आती। गांव में आजकल वोटिंग में क्या होता है, कोई आदमी बेचारा एमए पीएचडी पास, तो गांव वाला मिलके कहेगा वो बहुत तेज है, उसको नहीं चुनो। वो एकदम सीधा है, 2 थप्पड़ मारियो देगा तो कुछ नहीं बोलेगा। अरे तुम थप्पड़ मारने वाला चुन रहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए चुन रहा? तुम ऐसा आदमी को चुन रहा है कि बोला बोला कि 2 थप्पड़ मारे या नहीं बोला, हाँ गुड सही है, इसका चुन रहा है क्या? और बाद में 5 साल बाद क्या कहेगा, चुने थे कुछ नहीं किया। तो कहां करेगा वो बेचारा, तेजी नहीं था। ये तो तुम अपना ही कह रहा था कि सीधा उसको लपड़ाएंगे भी तो कुछ नहीं बोलेगा, तो तुम चुना ही वैसा आदमी का था। हिटलर वही कहता है लोकतंत्र मूर्ख का शासन, जनता के वोटिंग वोटिंग से कुछ नहीं होगा। अब इसका सिद्धांत ही चल रहा है, और जबकि वहां राइखस्टैग में जनता के वोटिंग से चुना कहीं जाना, तो तुमको लगता है कि हिटलर को वोट मिलेगा? हिटलर के पार्टी और अपोजिट पार्टी समाजवादी पार्टी है। आपको मालूम है 17 के बाद समाजवादी पार्टी फॉर्म में चल रहा है, तो हिटलर की पार्टी खड़ा हो नाजी पार्टी और समाजवादी पार्टी, कौन जीतेगा? समाजवादी। हिटलर का आदमी जबरदस्ती घर में घुस घुस के डरा रहा है, नहीं वोट दोगे तो समझ लेना, जबरदस्ती डरा रहा है। लोग बेचारे डर से सोच रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, छोड़े हुए। अब हिटलर को एक चीज सजा देते थे लोग, वोट ही कम देते थे। आया तो जी सर वोट देते समय जब दूसरा टीप देते थे समाजवाद। हिटलर देखा कि ऐसे नहीं जीतेंगे, चलो चढ़ाई करें, बर्लिन पे चढ़ने चल दिया, पकड़ लिया गया और इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला कि देशद्रोही है, जेल में डालो। हिटलर को जेल डाल दिया गया। चला था देश को सुधारेंगे, अपने सुधारने के लिए जेल चला गया। और हिटलर जब जेल गया तो जेल में अब बेचारा ही देखा कि सब पासा ही उल्टा हो गया, हम अपने देश के लिए ही सब कर रहे और लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो जेल में ही हिटलर ने एक पुस्तक लिखी, मीन कैंप। मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा है, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष।
अब देखो, आपसे पूछा जाए हिटलर की आत्मकथा कौन है? मीन कैंप। मीन कैंप का अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष। अब हिटलर जेल में लिखा मीन कैंप, मेरा संघर्ष, उसमें उस पुस्तक में लिखा हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? देश के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, लोगों को सब चीज सही करने के लिए। अब ऐसी ऐसी बात लिखा कि लोग को इस पे सहानुभूति आने लगी कि ये कुछ कर सकता है, क्योंकि इधर तो कुछ सब लोग परेशान ही थे। रहा सहा इनके प्रचार मंत्री जो गोबल्स थे पूरा कर रहे थे। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि गजब का प्रोपोगंडा फैलाया। प्रोपोगंडा का मतलब है चुनाव जीतने के लिए अद्भुत तरह के प्रचार का उपयोग करना, इसको प्रोपोगंडा कहते। और हिटलर ऐसा ऐसा प्रोपोगंडा, स्वयं को हीरो नायक दिखा रहा है, स्वयं को कह रहा है हम ही मेन हीरो है जो इसको ठीक करेंगे, दूसरा किसी से ठीक नहीं होगा। लोगों के अंदर एक ऐसी छवि बनाया कि धीरे धीरे इनको जेल से रिहा किया गया, चुनाव में फिर खड़े हुए, फिर कुछ वोट से हार गए। 4 साल फिर मेहनत किए कि अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, लेकिन फिर जो ऐठा वाला लक्षण था ना, उसके कारण फिर हार गए। और जब अब हार गए तो कहे अब बर्दाश्त से ऊपर हो गया, बहुत बर्दाश्त किए, कितना बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए जर्मन का राष्ट्रपति था हिडेनबर्ग। राष्ट्रपति का नाम क्या है? हिडेनबर्ग। और इस समय समाजवादी पार्टी से एक हेड चुने गए जिनका नाम था जियोलिटी। और जियोलिटी और हिटलर, ये दोनों के बीच मेन चल रहा था, तो हिटलर ही हार गए। अब हिटलर कहा कि बहुत हो गया, अब ये अपने सारे व्यक्ति को कहे कि ठहरो, हिडेनबर्ग शपथ लेने के लिए, एक चांसलर बनाने के लिए जियोलिटी को निमंत्रण देगा। जिस दिन निमंत्रण देगा हम लोग सब रोड पर रहेंगे और इसको दिखा देंगे कि किधर से तुम जाता है, समझा देंगे विद्रोह क्या होता। और ऐसा विद्रोह किया कि डर से जियोलिटी नहीं गया उस दिन शपथ लेने। और हिडेनबर्ग को इतना प्रेशराइज किया कि अंतिम में हिडेनबर्ग को कहना पड़ा कि जो जीते थे नहीं आए, इसीलिए द्वितीय वर्ग को मौका दिया जाता है। हिटलर को हार के बाद सोचो कि राइक्सटैग का हेड बनता, हारने के बाद जान के जियोलिटी जाने दिया, बनो ना हेड, क्या हो जाएगा, हेड तुम बनोगे और बहुमत में हम है, तुम कोई प्रस्ताव लाओगे, हम लोग कहेंगे कि पारित नहीं होगा, तो हो गया, खत्म, वो बन जाएगा। अरे तुमको प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा, हमारा बहुमत तो इसका है, और कोई प्रस्ताव लाएगा हम लोग पारित ही नहीं होने देंगे, तो क्या होगा। तो ये जान के ढील दे दिया कि बनो ना, क्या हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत थोड़े। ये नहीं जानता था कि हिटलर कितने दिमाग का व्यक्ति है। अब हिटलर की दिमाग की कहानी सुन के तुम्हारा दिमाग खुजलाएगा कि इतना दिमाग। अब हिटलर के दिमाग को सुनो। हिटलर जैसे ही हेड बना, बस उसने कहा कि अब हम समझ रहे हैं कोई प्रस्ताव लाएंगे तो पारित नहीं होगा, यही ना होगा। और इसीलिए उसने प्लान किया, अपने ही व्यक्ति को कहा कि आज रात में संसद भवन में ही आग लगा दो, राइक्सटैग को ही राख कर दो, संसद में ही आग लगा दो। उसके आदमी कहे कि जी संसद में आग, लोग क्या कहेगा। हिटलर ने कहा कि लोग वही कहेगा जो हम और गोबल्स कह रहे हैं। इसीलिए ये लोग पोस्टर बाहर वैसा जगह साटना जहां आग की लपट न लगे, और वैसा 20-25 पोस्टर साट देना जिसमें लिखा हुआ है कि मैं समाजवादी जीता हूं, इसके बाद भी हमको हेड नहीं बनाया गया, हारने वाला को क्यों बनाया गया, इसके विरोध में हम समाजवादी लोग संसद को आग लगा रहे हैं। बात समझ लो, आग लगा रहा है हिटलर और पोस्टर सटा रहा है समाजवादी। अब समाजवादी के पोस्टर, दिमाग समझ रहा है इसका, उसके नाम का पोस्टर चिपका के संसद में आग लगा दी। अब तो ये कोई साधारण घटना है नहीं, संसद में आग कोई छोटी घटना है। ये जैसे ही आग लगा, हिटलर के पास सब लोग आए, स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि संसद भवन लोकतंत्र की मंदिर होती है, और समाजवादियों ने मंदिर में आग लगाने का काम किया। इससे जघन्य कोई पाप नहीं होगा, और इसीलिए मैं मृत्यु दंड से नीचे तो विचार भी नहीं कर सकता। और सोच लीजिए, गांव के गांव जो भी कम्युनिस्ट समाजवादी थे, पकड़ पकड़ के लाए जा रहे थे।
सबको एक ऐसे कैंप में रख रहे थे जिसमें चारों तरफ से करंट चल रहा है, चुपचाप यहीं रहो। और जो जो मेन लीडर थे इनके खिलाफ जीतने वाले में, चाहे वो जियोलिटी रहे चाहे जो रहे, जो थे सबको लाया और कहा कि जीता यही लोग था आग लगाने में, दूसरा कोई नहीं। मृत्युदंड मृत्युदंड। ऐसा समाजवादी को मारना शुरू कर दिया कि अगले दिन जब बैठक करे तो कोई आदमी अगर हिटलर के कहे कि जी पास नहीं होना चाहिए, पकड़ो ये भी होगा आग लगाने में, दूसरा कोई नहीं होगा, इनको भी लटका दो। ऐसा कर दिया कि इसके बारे में कहा गया नाजीवाद, एक देश एक नेता। अभी जो बोले विरोध में कोई नहीं है कि जी सही, इतना सही कहवाने लगा कि हिडेनबर्ग से एक चिट्ठी पर दस्तखत करा लिया कि आपके मरने के बाद राष्ट्रपति और चांसलर का पद एक हो जाएगा, जिस पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, दो नहीं, एक राष्ट्र एक नेता। हिडेनबर्ग भी साइन कर दिया कि मेरे मरने के बाद ना, दस्तखत कर दिया। जैसे ही दस्तखत किया अगले साल जहर देके इसको भी मार दिया। जब दस्तखत कर ही दिया तो तुम भी पार लग जाओ। अब जब सब खत्म हुआ तो हिटलर कहा कि अब देखो जर्मनी कैसे डेवलप करता है, नौकरी चाहिए एकदम मिले। सारा सिलेबस बदल दिया, सभी लोगों को लड़ने लायक, दिमाग बनाने लायक तैयार किया। हिंदी, अब छोटे बच्चे का 6ठा 7वां का किताब, उसमें लिख रहा है जर्मन में जन्म, चैप्टर का हेडिंग, और नीचे कहानी लिख रहा है कि पिछला जन्म में जो महान कर्तव्य करता है उसका जन्म जर्मन में होता है। ये विश्व के सबसे अच्छे नस्ल वाला देश। मरना सबको एक दिन है, लेकिन अगर देश के लिए मरोगे सीधे स्वर्ग जाओगे। अब ऐसा कहानी लिख के बच्चों से 6ठा क्लास में क्वेश्चन पूछता था, सीधे स्वर्ग कैसे जाते हैं? और लड़के आंसर लिखते थे कि जब देश के लिए लड़ते हुए मरते हैं। बोलो जो ये सब आंसर लिखेगा उसको अब लड़ने से डर लगेगा? एकदम नहीं। इस समय तुम्हें जान के गहरा आश्चर्य होगा, मैथ के सिलेबस वही किया। गणित कहा बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन मैथ चेंज करो, ऐसा चेंज करो कि लोगों के अंदर फ्रांस के प्रति गुस्सा बढ़े। उसने लिखा कि जर्मन के पास 80 करोड़ टन कोयला है। तुम भी जब कभी पढ़ते हो भारत के पास इतना है तो तुम्हें बड़ा प्रसन्नता होती है। लिखा 80 करोड़ टन कोयला है जो विश्व में इतना स्थान रखता है। बच्चा बड़ा प्रसन्न है। बगल में लिखा कि परंतु, लड़का चिंता में कि परंतु फ्रांस 15 वर्ष के लिए कब्जा कर लिया है और एक दिन में इतना ढो लेता है, तो 15 साल में कितना छोड़ेगा? अब लड़का मैथ बनाए, डाटा ऐसा फिट रहता था कि आंसर आता था 100 ग्राम। अब लड़का तो एकदम गुस्साया हुआ कि अरे ये तो सब ढो ही लेगा, ये तो फ्रांस वाला ट्रक उलटना पड़ेगा। देख रहा कैसा तेज दिमाग का है हिटलर, ही तो समझ रहा है सब ना। इनके तेज का एक पार्ट फिर नमूना सुनो। इस समय इनके राइनलैंड क्षेत्र का निसैनिकीकरण किया गया था। कहा गया था कि 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखोगे और राइनलैंड तरफ फ्रांस देखेगा, सेना भी नहीं रखना। और इसी फ्रांस में राष्ट्र संघ था जो विश्व के शांति को देखने वाला संस्था थी। हिटलर धीरे धीरे सेना बढ़ाया, लड़कों को कहा कि सेना में बहाल। सब कहा कि जी क्यों? देश के लिए मैं मरना चाहता हूं। क्यों? सीधे स्वर्ग जाना चाहता हूं, बिना हिसाब किताब। देखते देखते अपनी सेना बढ़ाते चला गया। राष्ट्र संघ मूक दर्शक बना रहा, गूंगा दर्शक, कुछ नहीं बोल रहा। हिटलर को लग रहा है कि राष्ट्र संघ बोलता है कि नहीं। इसने राइनलैंड में सोचा कि सेना भेज के चेक करते हैं, क्योंकि राइनलैंड में सेना नहीं रखना था। वर्साय की संधि से था कि राइनलैंड का निसैनिकीकरण किया जाएगा। तो हिटलर अपने सेनापति को बुलाया कि इधर आओ और 50,000 सेना लेके पूरे राइनलैंड जाओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट पूरा परेड करा के आओ। सेनापति बड़ा आश्चर्य में आया, कहा हुजूर उधर राष्ट्र संघ देखेगा फ्रांस वाला। हिटलर डांटा कि हम जानते थे कि तुम कहेगा कुछ। ये लो चिट्ठी, एक पूरे लिफाफा में बंद चिट्ठी थी कि चिट्ठी के साथ तुम जाओगे, चिट्ठी नहीं खोलना। अगर कोई रोक दिया उधर से कि क्यों ऐसा कर रहा है, तुरंत चिट्ठी खोलना। जैसे जैसे लिखे हैं कि गोली कैसे चलाना है, कहां क्या करना है, तुम वैसे वैसे कार्य करना। सेनापति कहा कि तब चिट्ठी मिल गया तो चलो चाहिए चलते हैं। पूरा सेना लेके राइनलैंड गया,
पूरे लेफ्ट राइट लेफ्ट कराया, पूरे जोर जोर से चिल्लाया, खूब परेड कराया, घूम के आया, कहा कि जी पूरा राइनलैंड घूम लिए। हिटलर ने पूछा कि चिट्ठी खोला था? तो जी जरूरत नहीं पड़ा। कहा खोल के पढ़ो। चिट्ठी में सिर्फ 3 ही शब्द लिखा था। जब वो खोल के पढ़ा तो हैरान था, उसमें सिर्फ लिखा था जल्दी भाग आओ। चिट्ठी में सिर्फ इतना ही लिखा था, जल्दी भाग आओ। हिटलर ने कहा कि अगर तुमको हम बोल देते कि रोकेगा तो भाग आना, तो तुम कस के बोलता। धीरे धीरे कहता परेड सावधान, भागेला भी है, धीरे धीरे रहता। और जब चिट्ठी दे दिए तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोला, उसके तक आवाज चला गया, जरूरत नहीं पड़ा, मतलब वो हमसे डर रहा है। और देखते देखते अब हिटलर की कहानी अगले दिन सुनने में बड़ा आनंद आएगा। तो आज का क्लास क्लियर है ना सबका? तो हम लोग तीसरा पार्ट, बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है, हर चैप्टर ही इंटरेस्ट है। इतिहास का मतलब तो कहानी, सिर्फ समझने की जरूरत है, उस सिनेमा टाइप में हम लोग को सीखना है। और फर्स्ट हम उस टाइप के कहानी बेस्ड करते हैं, फिर एनसीईआरटी पेज बाय बेस्ड करेंगे, दोनों में आपके अंदर बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले दिन चलेंगे। आज थोड़ा पीडीएफ नहीं था इसलिए थोड़ा स्लो रहे, नहीं तो थोड़ा सा और आगे हो जाते। कल क्लास एनसीईआरटी नहीं है, अगला क्लास सोमवार को होगा, ठीक है ना? कल एनसीईआरटी क्लास नहीं है। पीडीएफ अभी जस्ट डाल देते हैं, टेलीग्राम पे चला जाए।